जय हिंद छात्रों। आप सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ माँ सरस्वती का ये पावन दिन भी आपको याद रहे, इसीलिए बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अगली इसी कड़ी में रीट मेंस के लिए जो हम टीचिंग मेथड की एक सीरीज चला रहे थे, उसी सीरीज में टॉपिक नंबर 2 की बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक नंबर 2 में हमने लिया है रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट मेंस के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स ऑफ पैटर्न में रिमीडियल टीचिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बहुत ही डिटेल्ड में इसको अपन पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और सभी सॉल्यूशंस को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर देखते रहेंगे ताकि भविष्य में हमसे कोई भी इस प्रकार की चूक ना हो। चलो इसी कड़ी में आगे मैं चलता हूँ। आप सब ध्यान रखें, ये रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स पहला क्वेश्चन है इसी कड़ी में। और ये पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि रिमीडियल टीचिंग शामिल होती है किस प्रक्रिया के दौरान, किस प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्व होती है। 4 ऑप्शन है, पढ़े जाएंगे आपके सामने। टीचिंग, रीटीचिंग, टेस्टिंग पहला ऑप्शन। 3 प्रोसेस में होगा ये, इसलिए इसको गैप के साथ लिखा है मैंने। दूसरा ऑप्शन देखिए, टेस्टिंग, टीचिंग या रीटीचिंग। तीसरा ऑप्शन देखिए, टीचिंग, टेस्टिंग या रीटीचिंग। चौथा ऑप्शन देखिए, टीचिंग एंड टेस्टिंग। बताइए छात्रों, आप अगर सोच पा रहे हैं रिमीडियल टीचिंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस पैटर्न में ये शामिल होनी चाहिए, तो सही आंसर की तरफ अपन चलते हैं। पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोचिए प्लीज प्रिय छात्रों, सोचिए। सबसे पहले रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण होता ही कब है? जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं। रिमीडियल टीचिंग की पहली शुरुआत होगी टीचिंग से। जब आप पढ़ाएंगे तभी तो कोई ना कोई उसमें टेस्ट ले सकेंगे। क्या पहले ही टेस्ट हो जाएगा? नहीं, पहले टीचिंग होगी, दोबारा से रीटीचिंग करोगे तो भी गलत हो जाएगा मामला। इसलिए पहले टीचिंग करवाइए, फिर उनकी टेस्टिंग कीजिए और फिर आपको आवश्यकता लगेगी कौन सी जगह हमने कुछ कमियां छोड़ी है, आप रीटीचिंग में उस उपचारात्मक शिक्षण को करवाइए जिस एरिया को लेकर, जिस क्षेत्र को लेकर आपने उसमें टेस्ट के दौरान कमियां पाई। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, इसकी प्रोसेस, इसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। टीचिंग, टेस्टिंग और रीटीचिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दो राय नहीं है। सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और बने रहिए हमारे साथ। आपको बेहद ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 क्या कह रहा है बेटा, समझिए। विच प्रोसेस शुड नॉट फॉलो, कौन सी प्रोसेस फॉलो नहीं करती इन द रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सही तरीके से हमें इसके बारे में नहीं बता रही है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, द रिमीडियल टीचिंग शुड फॉलो जस्ट आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक टेस्ट। निदानात्मक आपका जो परीक्षण होता है उसके बाद में की जानी चाहिए। बाद में देखते हैं, एक साथ अपन चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। इट शुड बी ऑर्गेनाइज टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द वीकर स्टूडेंट इन स्टडी। स्टूडेंट्स कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, या आप कमजोर छात्रों की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए इस प्रकार का ये ऑप्शन करना चाह रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, द टीचर शुड मेक एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। और चौथा ऑप्शन कह रहा है, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वापस ध्यान से देखिए छात्रों, रिमीडियल टीचिंग शुड फॉलो जस्ट आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। बिल्कुल, जब निदान होगा तभी तो आप उपचार कर पाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब डायग्नोस्ट टेस्ट होगा उसी के बाद तो रिमीडियल टीचिंग होगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, ये इसकी प्रोसेस में शामिल है। दूसरा ऑप्शन, इट शुड बी ऑर्गेनाइज टू रिमूव द डिफिकल्टीज। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हटाने के लिए उन समस्याओं को ऑफ द वीकर स्टूडेंट्स इन स्टडी। कमजोर बच्चों के पढ़ाई के दौरान आने वाली मुश्किल
भरी समस्याओं को, उन मुश्किलात को हटाने का काम ये करता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस भी रिमीडियल टीचिंग की बहुत ही अच्छी प्रोसेस है और ये भी शामिल है। तीसरा ऑप्शन देखिए, द टीचर शुड मेक एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट डिफिकल्टीज। जाहिर सी बात है, जब डायग्नोस्ट करोगे आप, तो निदान करोगे, तो स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज भी सामने आएगी और उसका एनालिसिस करोगे तभी तो उपचार तक पहुंचोगे। इसलिए उपचार से पहले आप एनालिसिस भी करेंगे, एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ये तीन ऑप्शन आपको बखूबी इसकी प्रोसेस में देखने को मिलेंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। बेटा हमेशा टीचिंग मेथड पढ़ते टाइम छोटे छोटे शब्दों को ही गौर फरमाना है। काफ़ी बार आप बड़ी बड़ी लाइनें देखकर क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं कि ये तो मुझे नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आप गलत हैं। आप छोटे छोटे शब्दों को पकड़ लीजिए, आपका टीचिंग मेथड का प्रत्येक पॉइंट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्विट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आप बार बार रिमीडियल टीचिंग पढ़ते होंगे, ये हमेशा वीक स्टूडेंट से शुरू होता है, न कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी प्रोसेस में, इसके इन्वॉल्वमेंट में, इसकी जो पैटर्न में है वो शामिल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। ये वीक स्टूडेंट से प्रारंभ किया जाता है, न कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का शब्द आपको नहीं मिलेगा, जिसको आपको पकड़ के रखना है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। चलो अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाला है। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ वीक स्टूडेंट्स। ये कमजोर छात्रों के साथ शुरुआत होती है, नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक रखें कि ये शब्द आपको जब भी मिले तो ये इसकी प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। वीक स्टूडेंट्स, डिफिकल्टीज, इसके अलावा प्रोसेस के दौरान जो जो चीज़ें आई वो तीनों आप याद रखेंगे। ये वीकर स्टूडेंट्स के साथ भी चालू होगा, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ भी चालू होगा, बाद होगा, लेकिन वीक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिमीडियल टीचिंग? रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य बताइए। ये कहीं ना कहीं कल हमने CLT में भी पढ़ा था। ये रिमीडियल टीचिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा लक्ष्य है। टू डेवलप, चारों ऑप्शन देखते हैं, टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, टू डेवलप ओरल स्किल्स, टू डेवलप पर्सनालिटी, टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। तो कहीं ना कहीं आपने कल भी, मैंने आपको CLT के दौरान भी बताया था, इंटीग्रेटेड मैनर, और इंटीग्रेटेड मैनर में ही CLT ने भी चारों बराबर स्किल्स को डेवलप किया था, LSRW को। और कहीं ना कहीं रिमीडियल टीचिंग भी आपको टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो ये पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती, ना ये ओरली काम करती, ना ये राइटिंग पे काम करती, बल्कि ये संपूर्ण चारों LSRW इंटीग्रेटेड मैनर में साथ साथ चले और उपचार के दौरान इन चारों में ही प्रोफिशिएंसी आपको मिले, चारों में ही आप पारंगत हो जाएं, ऐसा टीचर का अनुमान और ऐसा टीचर का प्रयास रहता है। और बच्चे के प्रयासों के द्वारा बार बार इनको वो देखता है, कमियों को दूर करता रहता है और चारों स्किल्स को मजबूती से आपके सामने बराबर तरीके से सही करने का प्रयास करता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने। अक्सर कभी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से डेफिनेशन से या कहीं से मोटे पैटर्न से उठाए जाते हैं। द टर्म रिमीडियल हैव बीन टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन है, रिमीडियल नाम का जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया, किस भाषा से आया? अंग्रेजी भाषा में आने से पहले ये कौन सी भाषा में एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है जर्मन। अगर काफ़ी बच्चों का पढ़ा हुआ होगा तो कोई समस्या इसमें आने वाली है नहीं। ये एक याद रखने योग्य प्रश्न है। ये लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में आया और इसका अस्तित्व पहले लैटिन भाषा में था, जिसको आप हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, रिमीडियल टीचिंग। उसमें से रिमीडियल जो शब्द है, जो इंग्लिश का रिमीडियल जो शब्द है, वो शब्द आपको लैटिन भाषा से आकर इंग्लिश में देखने को मिलता है, जो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेहद अहम है कि आप भी हमें पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी प्रदान करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और
कृपया हमारे इस प्रयास को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप भी हमें एक संबल प्रदान करें, अच्छे सुझाव दें। अगर कुछ और मैं बेहतर कर सकता हूं तो ज़रूर मुझे आप बताएं, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। विच इज़ नॉट ए लिंग्विस्टिक आइटम फॉर रिमीडियल टीचिंग। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ मैं थोड़ी ग्रामेटिकल बात भी कर लेता हूँ। आइटम, अब आइटम जो वर्ड है उससे पहले आर्टिकल एन देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ लिंग्विस्टिक वर्ड लग जाने के कारण यहाँ आर्टिकल ए आया। काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि नहीं साहब रट लिया जाए तो एन आइटम सर नहीं, यहाँ ए क्यों बताया। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि जो शब्द नज़दीक होगा उसके अनुसार ही आर्टिकल आएगा। लिंग्विस्टिक आइटम इज नो डाउट क्लियर, राइट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस आते हैं अपने उस पर। ये क्या है, रिमीडियल टीचिंग की लिंग्विस्टिक आइटम नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है वोकेबलरी ग्रामर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स एंड यूजेज, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्रेहेंशन पैसेज और चौथा ऑप्शन है ऑडियो विजुअल एड्स। सोचिए, समाधान ढूंढिए, कैसे ना कैसे लिंग्विस्टिक आइटम्स को आपको याद करना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑडियो विजुअल एड्स का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन आपको रिमीडियल टीचिंग के दौरान आइटम्स में नहीं मिलेगा। बल्कि वोकेबलरी आइटम्स, वोकेबलरी ग्रामर आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर और यूजेज भी उनके आपको मिलेंगे, कॉम्प्रेंशन पैसेज भी मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या मिल सकता है ये देखिए, लेक्सिकल आइटम्स आपको मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए आप, कंपोजिशन पार्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन लिंग्विस्टिक आइटम्स जो रिमीडियल टीचिंग के लिए आते हैं उनमें कभी भी ऑडियो विजुअल एड्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। शब्द को पकड़ लीजिएगा और बचे हुए ऊपर दिए हुए पांचों जो उसके ये फॉर्मेट है इनको पकड़ लीजिएगा। वोकेबलरी ग्रामर मिलेगी, स्ट्रक्चर्स मिलेगा, कॉम्प्रेंशन पैसेज मिलेगा, लेक्सिकल आइटम्स मिलेंगे और कंपोजिशन पार्ट मिलेगा। लिंग्विस्टिक आइटम्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 5 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। आंसर हो जाता है अपना डी, क्योंकि ये रिमीडियल टीचिंग का लिंग्विस्टिक आइटम में शामिल नहीं है। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, समझिए। व्हाट इज नॉट टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए नहीं है टू जेंडरिक स्किल्स इन रिमीडियल टीचिंग। कहीं ना कहीं आपने रिमीडियल टीचिंग पढ़ते टाइम ये जेंडरिक स्किल्स का भी उल्लेख देखा होगा, जेंडरिक स्किल्स को भी आपने पढ़ा होगा। तो जेंडरिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या नहीं चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए अपने पास रिमीडियल टीचिंग में। सबसे पहले देखिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दूसरा ऑप्शन देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा ऑप्शन देखिए सेल्फ कंट्रोल और चौथा ऑप्शन देखिए क्रिएटिविटी एंड यूजेज ऑफ आईटी। सोचिए जल्दी ही, जेंडरिक स्किल्स में आपने क्या क्या पढ़ा है। आंसर की तरफ अपन बढ़ते हैं तो मैं बता देता हूं आपको कि सेल्फ कंट्रोल शब्द का उल्लेख, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए रिमीडियल टीचिंग के जेंडरिक स्किल्स में। आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे तो फिर स्किल्स सामने ही कैसे आ पाएगी रिमीडियल टीचिंग में। सोचिए जरा आप, आपको सेल्फ लर्निंग करना होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पर सोच रखनी होगी, अपनी सृजनात्मकता को भी बढ़ाना होगा और आईटी का भी यूज आप कर सकते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता आपको अपने आप में नहीं है। रिमीडियल टीचिंग की जेंडरिक स्किल्स में सेल्फ कंट्रोल वर्ड का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट ए प्रॉपर जेंडरिक स्किल टू डेवलप द रिमीडियल टीचिंग प्रोसेस। कहीं पर भी सेल्फ कंट्रोल शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है सबसे पहले आपने देखा इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए और सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। आत्म विचार करें आप, आत्म नियंत्रण ना करें लेकिन आत्म सोच आप रखें, अपनी आत्मा से आप सोचें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। सेल्फ इवेल्यूशन आप करें, आत्म मूल्यांकन भी आप करें और सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन भी आप करें। लेकिन कंट्रोल कहीं भी ना करें। आप बिल्कुल खुले दिमाग से सोचें, आप बहुत क्रिएटिव माइंड से सोचें और बहुत मजबूत तरीके से अपने आप का मूल्यांकन करें, मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें और सीखें। और उसके बाद अविस्मरणीय एक तरीके से विस्तृत सोच के साथ अपनी बात को आप इस रिमीडियल टीचिंग में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जेंडरिक स्किल्स का प्रोसेस नहीं है।
उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। पांचों चीज़ें बराबर मैंने क्लियर की है, वो भी आपको याद रखनी है, सीखनी है और अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सेल्फ लर्निंग हो सकता है, सेल्फ इवेल्यूशन हो सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकता। ये ध्यान आप रखें, क्योंकि सेल्फ शब्द से कहीं ना कहीं आपको उलझाने का प्रयास कर सकेगा एग्जामिनर। तो आप सतर्क रहें कि ये सेल्फ तीनों हैं, इनमें लर्निंग है, इवेल्यूशन है, मैनेजमेंट है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है बेटा? विच इज नॉट द करेक्ट प्री रिक्विसाइट ऑफ रिमीडियल टीचिंग इन इंग्लिश। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग इंग्लिश का कौन सा करेक्ट प्री रिक्विसाइट नहीं है, ये बताना है आपको। नोट शब्द को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमेशा बार बार छात्रों से कई बार नोट नहीं पढ़ने के कारण कई बार एग्जामों में प्रश्न में गलतियां हो जाती है, तो आप हमेशा क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, धैर्यतापूर्वक पढ़ें। कम से कम सबसे पहला आपका प्रयास रहे कि प्रश्न को मैं ढंग से पढ़ूं। ऑप्शन देखिए आप, टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ वीक स्टूडेंट्स। तीसरा ऑप्शन, एक बार चार ऑप्शन में पढ़ देता हूं। देयर शुड बी कॉन्टिन्यूटी ऑफ अवेयरनेस, academic process of the students and remedial teaching। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? इट शुड बी सेलेक्टेड द वाइड एरिया ऑफ डिफिकल्टीज इन द सब्जेक्ट मैटर। सोचिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से आप बता पाएंगे मुझे इसका आंसर किस रिमीडियल टीचिंग के प्री रिक्विसाइट में सही नहीं है, वो आंसर आपको देना है। क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे जो टीचिंग के गोल हैं, जो रिमीडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भैया। अगर आप शिक्षण अधिगम और उसमें भी उपचारात्मक शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स तो मिलने ही मिलने चाहिए, वो तो प्राप्त होने ही चाहिए। उसको बिना प्राप्त किए हुए आप किसी भी टीचिंग के मेथड को सही नहीं मान सकते। तो ये सही है। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ वीक स्टूडेंट्स, पहले उल्लेखित ये आपका ऑप्शन है, पहले भी आ चुका कि इसको कमजोर छात्रों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। कमजोर छात्रों में जो कमी है उससे इसका प्रारंभ होना चाहिए, न कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से। मैंने आपको कहा था एक एक शब्द पे गौर फरमाना, यहीं से आपकी टीचिंग मेथड क्लियर हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जहां भी आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, वीक स्टूडेंट्स वाला सही रहेगा। इसका मतलब ये भी प्री रिक्विसाइट में है। देयर शुड बी कॉन्टिन्यूटी ऑफ अवेयरनेस, आपको हमेशा लगातार सजगता बरतनी है, लगातार सतर्कता बरतनी है। एकेडमिक प्रोसेस, जब कभी आप एकेडमिक प्रोसेस में रहते हैं स्टूडेंट्स एंड रिमीडियल टीचिंग के दौरान, आप स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्रोसेस, एकेडमिक स्तर से ही, एकेडमिक लेवल से ही लगातार सजगता के साथ धीरे धीरे जो कमियां रहती है उनको दूर करते जाइए। आगे जाके कॉलेज लेवल तक या हो सकता है हायर एजुकेशन तक उस बच्चे में बहुत कम रिमीडियलिटी की जरूरत पड़े, बहुत कम उपचार करने की जरूरत पड़े, वो बहुत सारी चीजें एकेडमिक लेवल पर ही पूरी कर लेगा। इसलिए ये भी बहुत बेहद जरूरी है प्रोसेस के दौरान रिक्विसाइट करना, सोचना, समझना और मानना। चौथा ऑप्शन देखिए, इट शुड बी सिलेक्टेड ऑफ वाइड एरिया। फिर वही बात, एक एक शब्द पे गौर फरमाइए, वहीं आपका प्रश्न सही या गलत हो जाएगा। सेलेक्टेड द वाइड एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज इन द सब्जेक्ट मैटर, जब किसी सब्जेक्ट के मैटर की आप रिमीडियल टीचिंग करवा रहे हैं तो वापस से आप इसका बड़ा एरिया, विस्तृत क्षेत्र थोड़ी रखेंगे भैया। विस्तृत क्षेत्र में ही तो कमियां निकलती है, पहले आपने पढ़ाया तभी वो वाइड एरिया था। वापस रिमीडियल टीचिंग के दौरान समस्याएं आई, वो समस्याएं आपको किसी ना किसी सेलेक्टेड एरिया में ही आने वाली है, वाइड एरिया में नहीं आने वाली। अरे भाई, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको लगता होगा कि पूरा चैप्टर ही वापस रिवाइज करना है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। ये देखा होगा आपने कि हाँ, कुछ पैराग्राफ्स हैं या कुछ लाइंस हैं या कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे बच्चे को समझाना चाहिए, मतलब सेलेक्टेड चीजें ही बताना चाहिए। इसलिए इसका वाइड एरिया वाला बात थोड़ा सा अस्पष्ट है, ये रिक्विसाइट में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी मैंने देने का प्रयास किया है बहुत अच्छे तरीके से। इट शुड बी सेलेक्टेड एरिया, ये बस ये शब्द पकड़ लीजिए आप। वाइड एरिया से कोई मतलब नहीं है, ओपन एरिया से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों शब्द अगर आते हैं ओपन या वाइड एरिया तो ये गलत माने जाएंगे प्री रिक्विसाइट ऑफ रिमीडियल टीचिंग के, बल्कि सेलेक्टेड एरिया होना चाहिए। जो सेलेक्ट किया जा चुका हो कि यहीं पर बच्चे से गलती हुई, उसी चूक को दूर करने के लिए
वो जो समस्याएं आई उसके बारे में आप सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। वाइड एरिया वाला प्रावधान, वाइड एरिया वाली बात पूरी तरीके से गलत है जो आप इस प्रश्न में सावधानीपूर्वक देख रहे हैं, और क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं छात्रों। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं और सही तरीके से अपन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी फिर मैंने ये नोट बार बार देने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इस नोट के आदी हो जाएं। कभी कभी नोट नहीं भी होता है, लेकिन देने का मतलब है कि मैं कम टाइम में आपकी अच्छी चीज़ों की तैयारी करवा सकूं। क्यों? क्योंकि जब नोट दूंगा तभी तो 3 सही डालूंगा, और 3 ऑप्शन सही होंगे तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में सीखेंगे। इसलिए ये नोट है या नहीं, ये तो क्वेश्चन के पेपर में आपको ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि हमेशा ही नोट होता होगा, लेकिन नोट है तो उसे ध्यान से पढ़ें, कौन सा सही नहीं है वो पहचानें ऑप्शन, और फिर आराम से अपना आप ऑप्शन टिक करें। What is not the correct type और प्रोसेज, कौन सा भाग, कौन सी प्रोसेज रिमीडियल टीचिंग में सही नहीं है, जो आपको बतानी है। साधारण सी बात है, ऑप्शन पढ़ दिया करता हूँ मैं आपके सामने, पढ़ देता हूँ। रिमीडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास, रिमीडियल टीचिंग संपूर्ण क्लास के लिए होती है। देखेंगे बाद में रिमीडियल टीचिंग बिफोर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमीडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले होती है। रिमीडियल टीचिंग जस्ट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जस्ट आफ्टर, बाद में होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के। और रिमीडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं ये 4 पे ही आपको गौर फरमाना है, बाकी सब आपको जनरली समान सा लग रहा होगा, जनरली बराबर सा लग रहा होगा, और यहीं पर आपका उत्तर छिपा हुआ है। देखिए, रिमीडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास, बिल्कुल संपूर्ण क्लास के लिए रिमीडियल टीचिंग हो सकती है। आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई लेसन पढ़ाया, कोई ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ाया, उसमें पूरी क्लास कोई कम समझ में आया, तो आप रिमीडियल टीचिंग के दौरान जो भी डिफिकल्टीज थी उनको ढंग से समझाने के लिए पूरी क्लास को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, ये सही है। रिमीडियल टीचिंग बिफोर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखिए क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण के पहले ही उपचारात्मक परीक्षण हो जाना चाहिए क्या? अरे क्या निदानात्मक परीक्षण के पहले ही उपचारात्मक परीक्षण हो जाना चाहिए क्या भैया? आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब आपको समस्या का तो पता ही नहीं चला और उससे पहले ही आपने रिमीडियल करवा दिया, उपचार कर दिया, ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका नॉट अप्रोप्राइट या नॉट करेक्ट है। ऑप्शन 3 और 4 भी देखेंगे अपन। रिमीडियल टीचिंग जस्ट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाँ, लेकिन निदानात्मक परीक्षण के जस्ट बाद रिमीडियल टीचिंग होनी चाहिए, ये हमने देखा है कि निदान के जस्ट बाद उपचार होना चाहिए, वरना उस निदान की, उस खोज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में रिमीडियल टीचिंग हो जानी चाहिए, ये बेहद सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रिमीडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिफोर और विदाउट, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, छोटे से शब्द हैं, दोनों ही प्रीपोजिशन है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मैंने भी बड़ी गहराई से इस प्रश्न को उठाया है। विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट तो रिमीडियल टीचिंग संभव है। आपने किसी पुराने टाइम के वेद जी को देखा होगा, चेहरा देखकर ही बता देते थे कि इसके कितने टेम्परेचर बुखार है या इसको कौन सी दवा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको उपचार निदान से पहले ही पता होता था। कुछ चीज़ों में, कुछ नॉर्मल प्रोसेस में बिना निदान के भी आप उपचार के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बिना निदान के पहले उपचार कभी नहीं बता सकते आप। हाँ, जनरली आप एक जनरल कंडीशन में आप विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी रिमीडियल टीचिंग करवा सकते हैं, थोड़ी सा उसके बारे में, समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, जो समस्याएं जनरली सभी छात्रों के पहले सामने आती होगी और वो आपको याद हो। लेकिन बिना उपचार के किसी बच्चे की समस्या का हल आप नहीं ढूंढ सकते। आपको किसी बच्चे या किसी क्लास या किसी क्षेत्र में जाना है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही उसकी रिमीडियल टीचिंग करवानी चाहिए। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से मैंने इनको प्रश्नों को लिया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा यहाँ। रिमीडियल टीचिंग इज नॉट डन बिफोर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, वही बात है कि नहीं की जानी चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले, बिना निदान उपचार नहीं होना चाहिए। बट दिस टीचिंग, लेकिन देखिए, दिस टीचिंग फॉर इंडिविजुअल, लेकिन ये टीचिंग क्लास के लिए हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है। दिस टीचिंग फॉर ग्रुप्स एंड यूनिट्स, और ये टीचिंग के 2 फैक्टर थे जो मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिए, इंडिविजुअल हो सकती है, ग्रुप्स में हो सकती है, यूनिट्स में हो सकती है। लेकिन
डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में हो सकती है, जस्ट आफ्टर हो सकती है, विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आप उपचार बता सकते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट के पहले कभी भी आप उपचार नहीं बता सकते। डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले आप ऐसी चीज़ नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमीडियल? जस्ट नॉर्मल सा प्रश्न लिया मैंने, काफ़ी बार आसान प्रश्न आ जाया करते हैं, इसलिए हमें आसान प्रश्नों के बारे में भी विदित होना चाहिए। इसलिए रिमीडियल शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। इन चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। इंटेंडेड टू करेक्ट, इंक्रीज विजडम, इनकरेक्ट या इरेगुलर। कहीं ना कहीं आप सोचेंगे तो अपने आप में कुछ गलती हुई, उसी का आपने उपचार किया, कुछ गलती हुई उसी का आपने उपचार किया, तो उपचार किया तो अपने आप को ठीक करने का प्रयास ही तो किया भैया। क्या किया आपने रिमीडियल में? उपचार किसका किया? जो गलती हुई, और जो गलती हुई उसी को आपने ठीक किया। इसका मतलब आपका उद्देश्य सही की तरफ जाना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका शाब्दिक अर्थ बहुत करीब से समझ में आ जाएगा आपको। इंटेंट टू करेक्ट, विजडम से इसका कोई लिंक नहीं है। इनकरेक्ट और इरेगुलर इसके वैसे ही गलत ऑप्शन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 10वां और आखिरी प्रश्न आज का मैं लिए चलता हूँ आपको। व्हाट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग? सिद्धांतों की बारे में बात करेंगे अपन। सिद्धांत बहुत बार पूछे जाते हैं भैया, सिद्धांत बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा कन्फ्यूजिंग वर्ड, कई बच्चों को ग्रामेटिकल पोर्शंस में, वोकेबलरी पार्ट में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी मिलेंगे। आप सबके लिए एक काम देता हूँ मैं, आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में क्या अंतर है, ये दोनों कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, और हो सके तो कोशिश ये भी करना कि एक एक उदाहरण भी, एक एक एग्जाम्पल भी आप इनका मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। ये एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आप मुझे देंगे, ठीक है। लेकिन अब चलता हूँ प्रश्न की ओर वापस। कौन सा सही सिद्धांत नहीं है? टीचिंग प्रिपरेशन, बिल्कुल साहब, रिमीडियल करोगे तो टीचिंग प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। पहले चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार में। मीनिंग लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए, समराइज द मेन पॉइंट्स होनी चाहिए, क्या ग्रुपिंग पुपिल्स अटेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों ऑप्शन आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पहले टीचिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिना टीचिंग प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के आप किसी की भी समस्याओं का उपचार नहीं कर सकते, किसी की भी डिफ़िकल्टीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए टीचिंग प्रिपरेशन होना चाहिए, ये सिद्धांत है इसका। मीनिंग लर्निंग सिचुएशन, इसके अलावा वो जो रिमीडियल टीचिंग की जा रही है वो मीनिंग लर्निंग फुल होनी चाहिए। उसका जो वास्तविकता में कोई ना कोई शाब्दिक रूप से कोई अर्थ आना चाहिए, उसका वास्तविक परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट के जीवन में कोई ना कोई महत्व होना चाहिए। समराइज द मेन पॉइंट्स, और रिमीडियल टीचिंग करवाते टाइम आप मुख्य बिंदुओं को वापस दोहरा दें, तो बच्चे के वापस से वो पूरा लेसन रिवाइज हो जाए, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो ये पार्ट भी आपको हमेशा सिद्धांतों में रखना है कि रिमीडियल टीचिंग करवाते टाइम आप मुख्य बिंदुओं को वापस से बताते चलें, स्टार लगाकर उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तुरंत बताते चलें कि इसको वीक स्टूडेंट से शुरू करना चाहिए, इसको मीनिंग लर्निंग सिचुएशन से चलाना चाहिए, इसकी टीचिंग प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, ठीक है। और भी जो बहुत सारे पॉइंट है वो आप बताते चलेंगे। और ग्रुपिंग पुपिल्स अटेंशन, अब इसमें ग्रुप में पुपिल पे अटेंशन नहीं दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है ये देखिए आप नोट में लिखा है मैंने, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है। इंडिविजुअल पुपिल अटेंशन, निश्चित तौर पर आप जब रिमीडियल करेंगे तो पूरी क्लास वाइज कर सकते हैं, यूनिट वाइज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको जब इंडिविजुअल किसी बच्चे की समस्या का ही पता नहीं रहेगा तो आप कैसे रिमीड कर पाएंगे, कैसे उसकी समस्या को दूर कर पाएंगे। इसलिए आपको इंडिविजुअल पुपिल अटेंशन मस्ट बी यूज्ड, ये टीचर का दायित्व है। मस्ट मॉडल यूज किया है मैंने, मस्ट बी यूज्ड इन द रिमीडियल टीचिंग प्रोसेस। आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक बच्चे का ध्यान देते हुए, प्रत्येक बच्चे की समस्याओं के बारे में जानते हुए, प्रत्येक बच्चे की डिफिकल्टीज को पहचानते हुए आपको उसका रिमीड करना है। इसलिए यहाँ पर ग्रुपिंग पुपिल अटेंशन नहीं आएगा और आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो छात्रों, आज के सारे क्वेश्चन में कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। आशा है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो बातें मैंने कही उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि कौन से शब्दों को पकड़ना होता है टीचिंग मेथड पढ़ते टाइम, छोटे छोटे शब्दों से कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है ताकि प्रश्न और आसानी से अपने को समझ में आ जाए। और जल्दबाजी नहीं करना होता, जो प्रोसेस है वो ध्यानपूर्वक आपको देखना होता है।
इसलिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और प्रश्न के छोटे छोटे ये जो शब्दांश हैं इनको आप पकड़ लें ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।